हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने जेईई मेंस क्रैश कोर्स 2025 के डे 4 पर पहुंच चुके हैं। हमने इन 3 दिनों में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बाद अब हमारा आने वाला है हाइड्रोकार्बन। पर हाइड्रोकार्बन पे जाने से पहले आज हम कुछ और बात करने वाले हैं। किस बारे में? हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 के बारे में। ठीक है, जेईई मेंस 2025 आप सभी जानते हैं, डेट्स भी आ चुकी है। 22 जनवरी से आपके जेईई मेंस 2025 स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप सब कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताना आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सब किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपकी प्रिपरेशन है। क्योंकि इस दौर से मैं खुद भी गुजरा हूँ। 2019 में मैंने जेईई मेंस दिया था फर्स्ट टाइम, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था जनवरी में वो बहुत ख़राब गया था। ऐसा नहीं था कि मेरी तैयारी नहीं थी, बट क्योंकि फर्स्ट था और मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। हमारे स्टमक में बटरफ्लाई होती है, लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्स में जाके पता चलता है कि अभी तैयारी थोड़ी कम थी। और जब मैं गया था तो मेरे को जो क्वेश्चंस आते थे, 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसका मुझे आंसर वहां बैठे बैठे पता था, मैं गलत कराया। क्योंकि ज्यादा सोचने लगते हैं ना कि ये तो होगा ही, इसका ये वाला था, इसका ये वाला था, और ऐसे करने में मेरे 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए और उसी का नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। बट अप्रैल अटेम्प्ट में मैंने इन गलतियों से सीखा और अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स आए थे। आई थिंक अप्रैल में ही मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और उसी के बेसिस पे मुझे बाद में कॉलेज भी मिला जोसा काउंसलिंग से। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, इसका डिसीजन एक दिन में हो जाता है एग्जाम्स में। वहाँ आपको कितना आता है, जो आपको आता है वो एग्जाम में आया कि नहीं, जो आपको नहीं आता था हो सकता है वही एग्जाम में भी आ जाए, वो लक है। कई बार लक भी चलता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में सब आता हो। और उसके लिए अभी लेट तो हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अब से स्टार्ट करोगे सारा हो जाएगा, नहीं। आपने, मुझे पता है कि अप्रैल मई से स्टार्ट कर दी होगी प्रिपरेशन अपनी, बट अभी आप क्या कर सकते हैं आगे के लिए। तो अभी देखिए, आज डेट है हमारी 5 दिसंबर, ठीक है। आपका एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को, ठीक है, वो 22 जनवरी को, सॉरी, ठीक है। आपका एग्जाम होगा 22 जनवरी को, ठीक है। तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं आपके पास कितना टाइम बचा है। मुश्किल से आपके पास 45 to 46 डेज बचे हैं। अब इन 45 to 46 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको इन सब में 3 चीज़ ज़रूर करनी है इन दिनों में। फर्स्ट इज रिवीजन। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो क्रैश कोर्स 2025 चल रहा है वो आप सभी की हेल्प के लिए ही है, वो रिवीजन के लिए ही हमने चलाया है। क्योंकि वी नो दैट आप सब ये सब पढ़ चुके होंगे, बट रिवीजन, एक क्विक रिवीजन की जरूरत बहुत जरूरी होती है लास्ट के मोमेंट पे। सेकेंड इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते रहिए और हर चैप्टर के अलग अलग कीजिए, चैप्टर वाइज। जैसे आपने उठाया मोल कॉन्सेप्ट, तो आपने उसके PYQs करे, 2 दिन लगाए चाहे 1 दिन लगाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरा दिन केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, मैं जानता हूँ कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को करना है, तो आप कम से कम 2 घंटे अगर केमिस्ट्री के लिए रख रहे हैं तो 2 घंटे में आप एक PYQ तो जरूर कर सकते हैं। PYQ करने हैं आपको, ठीक है ना, उस चैप्टर के। अब वो आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट आपको एटलीस्ट 2 घंटे जरूर देने हैं केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 घंटे जरूर दीजिए, 2 आवर पर सब्जेक्ट, ठीक है। इतना टाइम आपको जरूर देना है, ठीक है। और दूसरी बात, आप कॉन्फिडेंटली कीजिए, ठीक है। गलत होता है कोई बात नहीं, ये एग्जाम तो है नहीं, आप अपना दे रहे हैं। मॉक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने बहुत जरूरी है जेईई मेंस के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब जेईई मेंस देने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ इसमें से 12th क्लास वाले हों जो अपने बेचारे बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको बोर्ड का भी देखना है, जेईई मेंस भी देना है, तो दोनों चीज में वो फंस रहे हैं, ठीक है। उनके पास टाइम की मैं समझता हूँ कमी सबसे ज्यादा होगी। ड्रॉपर्स के लिए हाँ, डू और डाई है, क्योंकि ड्रॉपर्स को तो करना ही करना है, उनके पास चांसेस कम हो जाते हैं ड्रॉपर्स के पास, ठीक है। लेकिन 12th वालों के पास चांसेस तो है, लेकिन उनके पास लोड भी ज्यादा है।
हो सकता है उनका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए, बट उनको जो मैनेज करना है सीबीएसई बोर्ड के साथ अपने एग्जाम्स को, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वो उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो रिवीजन, पीवाईक्यू ये मस्ट है। और तीसरा आपको जो करना है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन आपने कर लिया, पीवाईक्यू आपने कर लिया, अब और क्या बचा, प्रैक्टिस। तीसरा है प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप कहोगे पीवाईक्यू कर रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन कर रहे हो प्रैक्टिस नहीं है, नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी है अलग टाइप के क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आएंगे, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का एग्जाम जो होगा वो थोड़ा सा टफ होगा कंपैरेटिवली। अब मुझे नहीं पता कितना टफ होने वाला है, लेकिन ये आपको करना होगा। प्रैक्टिस करते हुए आपको एनालाइज करना है अपनी खुद की परफॉर्मेंस, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये कुछ चीज थी जो बहुत जरूरी है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कितने टाइम में कर पा रहे हैं। ये भी प्रैक्टिस से पता चलता है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यू से अलग होते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम, देखो मेहनत करनी पड़ेगी इस टाइम, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर आप ये 2-3 महीने मेहनत करेंगे तो ये आपका ही फायदा है, किसी और का तो इसमें कोई फायदा होने नहीं वाला है। आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका फायदा होगा, हो सकता है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाए, ज्यादा भी मिल सकते हैं, वो आपके करने के ऊपर है कितने क्वेश्चन करेंगे। एनालाइज करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को तो आप बेटर कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा आपको रखना है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये प्रैक्टिस से अलग ही है वैसे, पर मैं प्रैक्टिस में इसलिए रखता हूँ कि कॉन्फिडेंस लाने की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक दिन में कोई कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता है। कॉन्फिडेंट कौन होता है, जिसको कॉन्फिडेंटली वर्क करने की आदत हो। एक दिन में अगर मैं किसी से कहूं कि आप कॉन्फिडेंटली वर्क करने लगो, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? वो कर ही नहीं पाएगा, उससे होगा ही नहीं। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी कर रहे हो आप, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपने उठा लिया, कॉन्फिडेंटली आपको वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंटली आपको उस पेपर को पूरा सॉल्व करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर आप डर के क्वेश्चन को कर रहे हैं कि मुझसे होगा नहीं होगा, या आप सोच रहे हैं कि आज नहीं कल करते हैं, आज मूड नहीं है, तो वो वहीं आप हार चुके हो। आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, कंसिस्टेंसी लानी होगी, ये 3 काम आपको अभी करने ही होंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे थे पहले से और आप पहले से ये चीज कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपको ये सब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो अभी तक, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी बहुत जरूरी है। और जब आपका जेईई मेंस क्लियर होगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट फिर जेईई एडवांस भी देना है, ठीक है। अप्रैल के बाद फिर आप मई में एडवांस का एग्जाम दोगे। एडवांस का एग्जाम देने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उस तक आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है एडवांस तक, ये बात ध्यान रखिए। ये 6 महीने आपको टाइम नहीं मिलेगा। एस्पिरेंट का काम यही है कि वो अपनी पढ़ाई में ही खुद को मगन कर ले, उसके पास टाइम नहीं होता है इतना। और ये 6 महीने में अगर आपने दे दिए खुद को, ये 6 मंथ्स अगर आपने खुद को दे दिए, बस दैट्स इट। आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे आपकी जिंदगी खुद आसान हो जाएगी। आप खुद देखोगे, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और ओवरऑल, हाँ सही बात है, आप पैकेज के लिए काम कर रहे हो तो पैकेज भी अच्छा मिलेगा। आप IITs NITs से बीटेक करो या किसी नॉर्मल स्मॉल कॉलेज से करो, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक से अलग हटके हमने बातें की। तो चलिए अब पहुंचते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 3 चीजें हैं। पहले हम हाइड्रोकार्बन को समझ लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आपको पता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके जो भी कंपाउंड बनेंगे वो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन तो 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से? एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले, ये हमने पढ़े थे शायद IUPAC में हमने पढ़ा था इसको, हाँ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने तय है, ठीक है ना। आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी मान लो
मैं लिख दूं एथेन, ठीक है, ये इथेन हो गया, ठीक है। मीथेन CH4, प्रोपेन, प्रोपेन कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH3, ठीक है, C3H8। इनका, हाँ, इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ा, आप पिछली वीडियो जाके चेक कर लीजिए, IUPAC में हमारे चैनल पर डली हुई है, IUPAC में क्रैश कोर्स की पहली वीडियो ही IUPAC की थी। अगर नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ आज, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अनसैचुरेटेड में आते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले के लिए, डबल बॉन्ड वाले के लिए क्या होगा, यानी एल्कीन्स, इसको बोलते हैं एल्कीन्स। ये तो एल्केन्स होते हैं और ये होते हैं एल्कीन्स, और ये एल्काइंस, एल्काइंस, ठीक है, इसको हम बोल देंगे एल्कीन्स। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। आपको समझ आ गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है। आज हम पढ़ने वाले एल्केन्स, एल्केन्स की प्रिपरेशन, एल्केन्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके अलावा उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें एल्केन की, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये C1 से लेके C4, यानी कि शुरू के जो 4 होंगे, यानी कहां तक, ब्यूटेन तक, ये होते हैं गैस, ये होते हैं गैस, ये चारों। C5 से लेके C17 तक ये हो जाते हैं लिक्विड, चेंज हो गया, ठीक है, उसका फेस चेंज कर दिया ना, पहले तक गैस, गैस के बाद क्या बना, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के बाद अब C17 के बाद जितने भी होंगे वो हमारे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमको पता होना चाहिए। देखिए एल्केन्स, ये हमारा टॉपिक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नॉन एज एल्केन्स, लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एल्केन विद कार्बन चेन दैट आर अनब्रांच्ड आर कॉल्ड नॉर्मल एल्केन्स, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं सारी चीजें, ये आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये अभी मैंने आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी, तो कि C1 से लेके C4 तक क्या होते हैं, गैसेस, उसके बाद क्या हो जाते हैं 17 तक लिक्विड, 18 के बाद जितने भी होंगे वो वैक्सी व्हाइट सॉलिड्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, अगर आपको दे दिया मान लीजिए ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है ना, तो इस टाइप से आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा लिक्विड है, और आपसे ऑक्टेन, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन इस टाइप से दे देंगे, तो आपको पहचान लेना है, ठीक है। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे चेन बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, ठीक है, इसका ज्यादा होगा या ब्यूटेन का ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है जहां ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें भी एक चीज आती है, इसमें ब्रांचिंग अगर मैं इसके अंदर कर दूं, इसको अगर ब्यूटेन को मैं आइसोब्यूटेन लिख दूं इस टाइप से, ये होता है हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका ज्यादा होगा फिर या इसका ज्यादा होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, किसका ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें फिर इसका ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जब ब्रांचिंग आ गई यहाँ पर, हमने इस ग्रुप को हटा के, तो आइसोमेरिज्म है ना, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इस ग्रुप को यहाँ ले आते हैं तो वो आइसोब्यूटेन कहलाता है, ठीक है। इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन भी होता है, लेकिन हम इसको आइसोब्यूटेन ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा N ब्यूटेन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन चेन जहां ज्यादा है उसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में दोनों सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन हमने क्या देखा, ब्रांचिंग, तो इसलिए यहाँ लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचेस, 1 डिवाइडेड बाय ब्रांचेस, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, N पेंटेन का ज्यादा होगा किससे, आइसोपेंटेन से, ठीक है। हमने ब्यूटेन वाला ले लिया एग्जांपल, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन होता है हमारा ये वाला ग्रुप, CH3 CH3
CH3 और यहाँ पर भी CH3, 3 डिग्री कार्बन, इसको नियो कहते हैं, नियो कार्बन भी कहते हैं और इसको हम 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप की हमने बात की थी कंपैरिजन के, तो इसमें भी ब्रांचिंग आ गई थी, इसीलिए इसका भी कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका आइसोब्यूटीन से भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा ग्रुप्स अटैच कर दिए थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ आए। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एल्केन्स के लिए? तो एल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इवन और ऑड चलता है, मतलब इवन वाले में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑड वाले में कम होगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, इवन वाले में ज़्यादा, ऑड वाले में कम। क्यों? सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ये थोड़ा सा याद करने वाला भी चैप्टर है एक्चुअली में, इसमें आपको याद भी करना होगा। जैसे इसमें कुछ रिएक्शंस आएगी, मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूंगा, बट अगर आपको नहीं समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं जुगाड़ भी बता दूंगा, याद करने का तरीका भी बता दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको बाय हुक और बाय क्रुक अभी नंबर्स लाने हैं, अभी आपको सीखना है। ठीक है, सीखने के लिए भी टाइम बहुत कम है, तो अगर वीडियो मुझे बनानी है और 1 या 2 वीडियो में मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना है तो थोड़ा सा हमको फास्ट चलना होगा। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो इसमें हम देखो ये लेते हैं RCOONA और NaOHCaO। ठीक है, लाइम ले लिया हमने, ये लाइम होता है ना हमारा, इसकी अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो हमें एल्केन मिल जाता है। अब ये कैसे मिला, इसका मैकेनिज्म भी तो होगा कुछ, ऐसे कैसे मिल गया, तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कोई एल्किल ग्रुप था। ठीक है, COONA, COONA। ठीक है, यहाँ हमने मेटल जोड़ रखा है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन कराई है। और ये कैसे बना, ये कैसे बना ये पता है ना, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, RCOOH की रिएक्शन अगर NaOH से कराएंगे तो अब पहले तो बनेगा RCOONA, और अब इस RCOONA यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट को जब हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनने वाला है, हीट कर देंगे। तो देखो ये वाला Na, इस H पॉजिटिव को अलग रख लो और इसको अलग ले लो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, याद करने का तरीका ये है कि इस टाइप से रिएक्शन कराओ और बाहर कर दो किसको, Na2CO3 को, Na2CO3 को बाहर कर दो। ठीक है, बचा क्या R और वहां से बचा क्या H, ये बन गया हमारा एल्केन, मीथेन बन गया, मीथेन बन गया ना ये। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपके लिए याद करने के लिए, तरीका क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ ये दे के पूछ लिया या फिर न्यूमेरिकल में पूछ लिया आपसे कुछ किसी भी क्वेश्चन में कि कार्बोक्सिलिक का रिप्लेसमेंट कहाँ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस करना है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। इसमें हमें क्या करना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस करना होता है। ऐसे आप याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा, क्योंकि एलिमिनेट कौन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो हुआ, Na2CO3 एलिमिनेट हो गया और एल्केन बन गया, सिंपल रिएक्शन है। लेकिन याद करने का तरीका बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ और भी तो बन सकता था इसमें, आप सोचने लग जाओ CaO से होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CO से होता तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ R की जगह मैं H लिख देता, मान लीजिए मैंने एल्किल ग्रुप नहीं रखा, सिर्फ H लिख दिया, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बन जाता, क्योंकि Na2CO3 तो बाहर होना ही है, ये आपको याद रखना है, Na2CO3 तो बाहर होगा ही। तो ये कुछ याद रखने की टेक्निक्स है। ठीक है, अब कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिस सिंथेसिस क्या है, ये उसी टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, ये बिल्कुल डीकार्बोक्सिलेशन टाइप की ही रिएक्शन है। इसमें हम क्या लेने वाले हैं, RCONA, देखो सेम लिया है, उसकी रिएक्शन करा दी H2O से, मतलब वाटर में, और इलेक्ट्रोलाइट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब क्या होगा, इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी, इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी। वहां हमारी क्या बन रही थी, मीथेन, यहाँ बनेगी इथेन, यहाँ सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी। ठीक है, ब्यूटेन, इथेन, इस टाइप से। तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं, इस मेथड को। ठीक है, इसमें मीथेन नहीं बनाई जा सकती, हाँ ये ठीक है, क्यों नहीं बनाई सकती थी, क्योंकि हम इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें सिमेट्री हो, जैसे RR। ठीक है,
ये अगर मान लो CH3 था तो यहाँ क्या बनेगा CH3 यानी कि इथेन। अगर यहाँ पर मैं C2H5 लेता तो यहाँ क्या बनता C2H5 यानी कि क्या हो जाता ब्यूटेन C4H10। ठीक है, तो ये भी सेम वही होना है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये याद रखना है, ये जो COH है इसको हमको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करना है। सबसे पहली चीज इसको हमें कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करना है। और ये जो Na+ है ये यहाँ पर H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H+OH निगेटिव। ठीक है, H+OH निगेटिव। ठीक है, NaOH के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये जो H+ है वो कहाँ आ जाएगा R के साथ, नहीं H+ जो है वो हाइड्रोजन की तरह जाएगा, ये वो वाली रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की तरह ये उड़ जाएगा। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में रहेगा। और ये जो 2R है ये RR बना लेंगे। क्या बना लेंगे, RR। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस टाइप से है वो भी समझ लीजिए। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझाते हैं, दोनों का एक साथ, उस वाली का भी और इस वाली का भी मैकेनिज्म थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो क्या हो रहा होगा, जैसे हमने लिया 2R COO Na plus H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो क्या हुआ होगा, आप थोड़ा सा मैकेनिज्म को भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, ये जो R है ये टूटेगा पहले फ्री रेडिकल में। ठीक है, ये फ्री रेडिकल में टूट गया। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर R आ जाएगा यहाँ पर, फिर से फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो 2 बार जब फ्री रेडिकल बन जाएगा तो ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे RR। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस टाइप से हुआ था। पिछली वाली में देखा जाए तो उसमें हमने लिया था RCOONA plus NaOH। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें भी देखो यही चीज हुई थी, इलेक्ट्रोलिसिस होना होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बना। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग की कमी है। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था तो ये क्या करेगा, ये H के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना लेगा। तो बेसिकली क्या है कि हमें ये जानना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक है, हमें जानना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले भी, और ये बहुत सिंपल बेसिक सी चीज है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है ना। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ पर अभी लिखा नहीं है रिडक्टेंट, पर हमको क्या लेना है, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा वो Zn और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इसकी सही रिएक्शन मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब ये हुआ कैसे होगा, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर भी होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, क्या बना, फ्री रेडिकल X नेगेटिव। ठीक है, Zn+2 + 2Cl नेगेटिव + 2Cl नेगेटिव ZnCl2। हमें इतना नहीं देखना। ठीक है, हमें इतना नहीं देखना, हमें सिर्फ ये जानना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होके क्या बना लेगा, ये इस टाइप से हो जाएगा ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। उसके बाद ये किससे, H से जुड़ जाएगा, RH, खत्म, सिंपल। जैसे पिछली में हुआ था वैसे ही होगा। यहाँ पर देख लो, प्लस इससे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन अलग। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि एल्केन हमें फॉर्म करना है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यही होना है। नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमारी क्या होगी, ठीक है, वुड्स रिएक्शन में भी हम एल्केन बना सकते हैं, लेकिन वुड्स रिएक्शन जो है इसमें भी मीथेन हम नहीं बना सकते, ये भी सिमेट्रिकल एल्केन बनाने वाला है। ठीक है ना, अभी हमने कोल बेस मेथड भी पढ़ा था, उसी के टाइप से ये भी है। यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन करा देंगे ड्राई ईथर से, Na से ड्राई ईथर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा एक चीज तो बनना तय है। ठीक है, Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। ठीक है, Br इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे 2NaBr।
ठीक है, ये मिलके ये हाईली पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। याद रखने का तरीका, NaBr बाहर आ जाएगा, सिंपल रिएक्शन है। और ये जो हमारा एल्किल ग्रुप है ये इस वाले एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा और दोनों आपस में मिलके सिमेट्रिकल एल्केन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट चल रहा है अभी मैं जानता हूँ, बट क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली है, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी तेज चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, वरना अदरवाइज ये चैप्टर हमारा 3 से 4 दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इसको 1 से 2 दिन में हम कंप्लीट करवा सकें, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आगे के भी हमें चैप्टर्स भी देखने हैं। 40 डेज में अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो इसमें ये वाली लाइन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन द टू रिएक्टिंग एल्किल हैलाइड्स आर डिफरेंट। डिफरेंट कैसे, ये देखो C2H5i CH3ii। ठीक है, अभी मैंने क्या लिया था, सेम लिया था RBr, और यहाँ पर भी BrR। यहाँ तो मैंने सेम लिया तो सेम बन गए, लेकिन अगर मैं डिफरेंट लूंगा तो क्या होगा, देखो तो आप मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट एल्केन इज ऑब्टेन्ड, तो जो मिक्सचर हमें मिलेगा एल्केन का वो डिफरेंट होगा। और कैसा होगा, सो द वुड्स रिएक्शन इज नॉट यूजफुल। क्या होगा तब, वुड्स रिएक्शन यूजफुल नहीं होगी, फिर वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं बता देता हूँ कैसे नहीं हो पाएगी। एक रिएक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने CH3Br लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी इस तरह से, इस टाइप से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मैंने सेम ली थी, यहाँ वुड्स रिएक्शन चल जाएगी क्योंकि यहाँ तो मैंने सेम लिया। इसको 2CH3Br लिख लो, 2NaBr लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, इथेन आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली। अगर मैं लिखूँ 2NaBr को बाहर कर दिया और इथेन को जोड़ दिया, मिथेन CH3 को जोड़ा, इथेन मिल गया। ठीक है, ये मेरी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में काम कर देगी। अगर मैं इसको CH2CH3 इस टाइप से लिखूँ अगर, तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको अलग कर दूं, ठीक है, इसको चेंज कर दूं CH2CH3, क्या अब भी वुड्स रिएक्शन होगी? अब तो सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगी, सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगी ना, CH3 जुड़ेगा, CH3 CH2CH3 प्रोपेन बनाएगा। एल्केन तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये वुड्स रिएक्शन फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्केन बनना चाहिए, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी तभी वुड्स रिएक्शन होगी। ठीक है, अब आगे आता है आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका सिंपल मैकेनिज्म है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। NaBr, ये बॉन्ड बना लेंगे आप, इसमें NaBr बन जाएगा, उसके अलावा जो भी होगा वो हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो C2H5Na+ बना, जब वो उससे एक से बना लिया NaBr ने। ठीक है, C2H5Na प्लस C2H5Br दोबारा उसने रिएक्ट कराया, दोबारा रिएक्ट कराया तो दोबारा NaBr बाहर आया, ये हमारा बन गया ब्यूटेन। तो सिंपली इतना लंबा अगर आपको याद करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है मैकेनिज्म याद करने का, तो सिंपली आप ऐसे याद कीजिए कि ये तो बॉन्ड बना लेंगे, बाहर हो जाएगा NaBr, हमारा क्या बचा, ये R RR। अब ये वो वाला RR नहीं है, ठीक है, ये फिल्म नहीं है, ये हमारा R होता है एल्किल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7 इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपस में मिलके हमारा एल्केन बनाता है, सिमेट्रिकल एल्केन। यही वुड्स रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस, हाइड्रोजिनेशन। हाँ, हाइड्रोजिनेशन देखो दोनों में आता है, जब हम एल्केन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तब भी, जब एल्कीन का पढ़ रहे हैं तब भी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी चेन को छोटी में बदल देते हैं, जैसे कि हम एल्कीन से एल्केन बना लेते हैं, एल्काइन से एल्कीन बना लेते हैं। ठीक है, क्या करके, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करके, और ये निकिल पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यहाँ नहीं भी लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा, निकिल पैलेडियम की फॉर्म में हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ लिया CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब डबल बॉन्ड किस में आता है, एल्कीन में आता है, एल्कीन में तो डबल बॉन्ड नहीं आता ना, इतना तो हमने देख लिया था ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये देखो दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। इसमें हमने देखो डबल बॉन्ड में क्या करा, इसको तोड़ना है तो हमने क्या किया, प्रोटॉन ट्रांसफर किया। ठीक है, H2 दिया, H2 जब यहाँ डालेंगे तो देखो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मान लो मुझे सिंपली लिखता हूँ, इसमें मेरे को H2 ऐड कर दिया, हाइड्रोजिनेशन किया, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, सिंपल बेसिक से, एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, CH2 बनाएंगे, CH2 बनाएंगे, और जो जिनसे भी जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। ठीक है,
ये सिंपल है आपका, सिंपल समझने के, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। हाइड्रोजन ऐड किया, एक बॉन्ड टूट गया, एल्केन बन गया, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है, याद रखने की। इससे सिंपल रिएक्शन तो कोई हो नहीं सकती हाइड्रोजनेशन से। आपको मैकेनिज्म भी समझने की जरूरत नहीं, आपको तो सीधे सीधे समझ आ रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक बॉन्ड टूटा और एल्कीन से एल्केन बन गया, सिंपल फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही हो रहा है, सिर्फ आपके ग्रुप चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखो तो इसमें यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, टेम्परेचर आपने कैटेलिस्ट का इंक्रीज कर दिया। कैटेलिस्ट रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए ही होता है आपका। कैटेलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट कराना या स्लो कराना, वो सब उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितना प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, सब कैटेलिस्ट पे डिपेंड करता है। और इस कैटेलिस्ट को क्या कहते हैं, नाम याद रख लेना, ठीक है, सेवेटर-सैंड्रन्स रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। जब ये इस कंडीशन में होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम आगे करने वाले हैं। जब हम एल्कीन्स फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत सारी याद रखने वाली नेमिंग रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स बाय रेड पी एंड HI। रेड पी क्या है यहाँ पर, फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड HI, ठीक है। यहाँ पर हमको देखो सिंपल याद रखने का क्या है, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करा रहे हैं 150 डिग्री सेल्सियस में। इसमें आपको मोल्स याद रखने बहुत जरूरी है कि कितने मोल्स, जैसे अगर रिडक्शन ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं हम तो 6 HI से करा रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए करेंगे तो 4 HI से करेंगे वो वाली रिएक्शन, ठीक है। उसमें हम 4 HI लेते हैं जब एल्डिहाइड की हम पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर नहीं भी दिया है तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। जब हम एल्डिहाइड के लिए पढ़ेंगे, एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO इस टाइप से, ठीक है। उसमें हमको क्या मिलता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हो जाएगी RCH3। टू I2, ठीक है, 4I था तो 2I2 बन गया, ठीक है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का आप देख लेना कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रिएक्शन को देखना है, बस चेक करना है कि कितने इसमें हाइड्रोजन है, कितने इसमें ऑक्सीजन है, बस उसको देख के आपको बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो वो कोई बड़ा इशू मुझे नहीं लगता है, और ये बैलेंस ही है रिएक्शन मुझे लगता है, हाँ हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर एल्कोहल था, मान लो एथिल एल्कोहल है, C2H5OH लेते हैं, मीथेनॉल ले लो, एथिल एल्कोहल ले लो, HI से रिएक्ट कराएंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, H और I। अब देखो H क्या होता है, पॉजिटिव, I क्या होता है, निगेटिव, इतना तो पता है ना। तो निगेटिव वाला इससे जाके जुड़ेगा, ये वाला उससे जाके जुड़ेगा, तो ट्रांसफर हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बस। ये देखो OH यहाँ चला जाएगा, I यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RI, सिंपल बन गया ना। OH को हमने H के साथ भेजा, H2O, पानी बाहर, ठीक है, पानी बाहर, और RI बन गया, ठीक है। ये क्या होता है, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि I हैलाइड ग्रुप से आता है। तो एल्काइल हैलाइड बन गया जब हमारे पास RI। अब तो हम करा ही देंगे इसकी रिएक्शन HI से, अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे HI से। यहाँ पर हमने रिडक्शन किया दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, आयोडीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, ठीक है। और ये जो H है यहाँ सब्स्टिट्यूट होके एल्केन बना लेगा। सिंपल सब्स्टिट्यूट रिएक्शन किया, ठीक है। यहाँ पर OH था तो हमने H से उसको सब्स्टिट्यूट करके H2O बना दिया, I को हमने यहाँ लगा दिया तो क्या बन गया, RI, यानी एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की जब हमने HI से रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, एल्केन, यहाँ पर मिल गया ना एल्केन ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फॉस्फोरस की रिएक्शन, अगर इससे कराते तो क्या बनता, वोलेटाइल बन जाता, 2PI3, ठीक है, ये वोलेटाइल होता है ये। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, ये इतनी मेन रिएक्शन नहीं है। मेन रिएक्शन आती है आपकी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, इसमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हमने RCOOH + 6HI, ठीक है। अब इसकी रेड फॉस्फोरस में हमने 150 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा, तो ठीक है, जितने आयोडीन है, 6 आयोडीन है, हमें आयोडीन बाहर निकालना है। कितने निकलेंगे, I2 की फॉर्म में 3, तो 3 I2 बाहर, ठीक है। H2O बाहर निकलता ही है इसमें हर रिएक्शन में, हमने देखा है, ठीक है। तो H2O बाहर, ये दो बाहर निकालने के बाद
आपका क्या बचा, सिर्फ RCH3। याद रखने की ट्रिक यही है आपकी, ठीक है। और जितने ऑक्सीजन थे उतने H2O बनाए हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो रिडक्शन करके एसिड का हमें एल्केन ही तो फॉर्म करनी थी ना, जो फॉर्म करनी थी वो हमने फॉर्म कर दी। उसके बाद जो भी बचा उसको लिख दिया, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि बनना क्या है, बनना है एल्केन, ठीक है। ये फिक्स्ड है, एल्केन बनना है। तो एल्केन बनाने के बाद जो भी आपका बाय प्रोडक्ट होगा वो आप लिख दीजिए, ठीक है। एक चीज तो फिक्स्ड है कि H2O तो बाहर जाएगा ही, और आयोडीन अलग आ रहा था क्योंकि आयोडीन हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, तो आयोडीन बाहर निकालनी ही है। तो ये याद रखने की टेक्निक है, ठीक है, ये याद रखने की टेक्निक है। अब जब हम एल्डिहाइड से कराते हैं, ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स याद रख लेना, ठीक है। अल्कोहल से कराते हैं तो 1 मोल लिया था, ठीक है, यहाँ कराया 6 लिया, और जब एल्डिहाइड से कराएंगे तो 4 लेंगे। ये मैंने लिख भी दिया है पूरी रिएक्शन आपकी, ठीक है। क्या करेंगे, आयोडीन बाहर निकाल दो, H2O बाहर निकाल दो, तो फिर हमारा एल्केन बन जाएगा, ना RCH3। तो ये याद रखने के टेक्निक्स हैं। अब भाई आपको लग रहा होगा कि बहुत तेजी से जा रहे हैं, बट ये करना पड़ेगा एक्चुअली में, बिकॉज बहुत तेजी से तो नहीं, बट हमको थोड़ा सा जल्दी करना होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमें कवर करने हैं आगे, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे आपका कोरे हाउस, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, RBr, ये भी एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे लिथियम यानी मेटल से, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, मेटल से। तो अब ये देखो, ये मेटल है, तो ये इसके साथ क्यों नहीं करेगा रिएक्शन, कर लेगा, ये तो कर ही लेगा ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Br और Li क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना के LiBr, ठीक है, ये बना लेंगे आपस में LiBr, ठीक है। और एक Li यहाँ पर जुड़ेगा, CH3Li या RLi, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया हमने, एक Li यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक Li इससे जुड़ गया, दोनों के साथ इसने रिएक्शन कर ली, ठीक है। दोनों के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया RLi, दूसरा प्रोडक्ट LiBr, ठीक है। एल्काइल लिथियम हो गया ये हमारा। अब इसको ईथर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CuI की रिएक्शन करा देते हैं हम ईथर की रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ हमारा बन जाता है LiR2Cu प्लस Li। तो हमें इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ इसको देखना है, ये जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ उसको देखना है। और इसकी रिएक्शन हमें करा देनी है एल्किल हैलाइड से, इसकी रिएक्शन हमें करा देनी है एल्किल हैलाइड से। जब हम इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवा देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एल्केन, क्योंकि बनाना तो हमें वही है, हम प्रिपरेशन एल्केन की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बनाना क्या है, एल्केन, ठीक है। बाकी जो भी बचा वो हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, जैसे Li हैलाइड, लिथियम हैलाइड, ठीक है, RCU, ये भी बाहर हो गया। हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट याद रखना है, ये आप ध्यान रखिए एग्जाम में आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट याद रखना है। बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चंस कम आते हैं, आ भी सकते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें से आ सकता है, पर मेनली जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कम से कम आपको मेन प्रोडक्ट तो याद होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी तो नहीं, हमने सारी इसलिए पढ़ी कि आप कम से कम उसको देख सकें, ठीक है। बहुत सारी आपको याद ही करनी पड़ेगी ये, इसके मैकेनिज्म अगर आप समझने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब इसीलिए मैंने भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है रिवीजन क्लास में। अगर आपको चाहिए होगा तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसके मैकेनिज्म के ऊपर, सबके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। बट अभी क्योंकि टाइम नहीं है, अभी क्योंकि जेईई मेंस आपका नज़दीक आ गया है, तो हमको रिवीजन क्लास में ऐसे ही करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसको याद कर सकें, और अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आना भी चाहिए, लेकिन कुछ जुगाड़ आने भी जरूरी है, क्योंकि आपको आता है नहीं आता है, इन लास्ट में आपका क्या मैटर करता है, लास्ट में मैटर ये करता है आपसे सवाल वहां जाके बना कि नहीं बना, और जुगाड़ इस मामले में बहुत काम आते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन क्या होगा, अब हमें एल्केन नहीं बनानी, एल्केन तो अब हमारे पास है, अब हम एल्केन की रिएक्शन सबसे कराएंगे, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ये सब रिएक्शन हम पढ़ेंगे।
पहली रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है ना, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अपने आपस में, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पर HX, ठीक है, HCl, मान लो Cl था, Br था, जो भी था। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। लेकिन इसमें आयोडीन वाले केस में आपको ध्यान रखना है, उसमें हम HiO3 HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, उसका एक अलग केस है आयोडीन वाले का। इसमें अगर आप रिएक्टिविटी देखें तो टर्शरी की ज्यादा होगी, किसकी, टर्शरी की ज्यादा होगी, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे मान लो इस टाइप से है, ठीक है। ये आपका न्यू पेंटेन था ना, न्यू पेंटेन की अगर आप रिएक्शन करा दो इससे HX से, तो ये तो हटने से मना कर देगा यहाँ पर, इस टाइप से रखें, ठीक है, इस टाइप से था मान लो, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, उसमें हमारा जो हम इससे X2 से कराएंगे यहाँ पर, तो ये जल्दी आके आ जाएगा और ये जल्दी हट जाएगा, लिविंग इजीली करेगा। अब लिविंग ग्रुप यहाँ पर कौन सा, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है, यहाँ कौन सा लिविंग ग्रुप हमारा अटैच है। यहाँ पर तो हम सिंपल ले रहे हैं, सिंपल एल्केन ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में जब आप पढ़ेंगे हैलाइड वाले, मान लो आपने न्यू टर्शरी वाला हैलाइड यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन रखा हुआ है, यहाँ पे OH है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा ना, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा फिर हमारा, और ये यहाँ क्या आएगा। इसमें फिर आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम उतना नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसको सिंपल समझने के लिए क्या करते हैं, इसको और इजी बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप है, सपोज कीजिए मुझे इससे रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा वो चला जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकटाइन हमेशा 3 डिग्री का ज्यादा होता है, ठीक है। कार्बोकटाइन हमेशा 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है। तो वैसे ही कार्बोकटाइन जैसे ही कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ सकते हैं कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, गॉट इट। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया हमारा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का मैंने बताया था, उसका एक अलग केस है, वो अभी हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इस टाइप से क्यों चल रहा है, ठीक है। तो फ्लोरिनेशन, वही जो हम एल्किल हैलाइड से पढ़ रहे हैं, उसी में हमारा आता है फ्लोरिनेशन, ठीक है। जब हम हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो हैलोजिनेशन में डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स इज यूजुअली एक्सप्लोसिव। तो डायरेक्ट नहीं करना, हम डायरेक्ट इसमें नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ एक्सप्लोज हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, CH4 को पहले कराएंगे फ्लोरीन से, कार्बन ब्लैक, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है। CH3F बनेगा और HF बनेगा। और आपको मैं बता दूं CHCl3 आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, वो भी हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा। क्लोरीनेशन में हमारा क्या होता है, मीथेन की रिएक्शन कराएगी क्लोरीन से, और ये जब तक कंप्लीटली टेट्राक्लोराइड नहीं बन जाता तब तक ये चलता रहेगा, टेट्रा तक आने तक, ठीक है। CH3Cl आया, फिर क्लोरीन से कराई, फिर CH2Cl2 आया, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, फिर ये आया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे चल रही है इसमें, ये देखो CH4Cl, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हुआ, ये सब्स्टिट्यूट हुआ, HCl बाहर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, CH3Cl, ठीक है। फिर से क्लोरीनेशन किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, फिर इसमें बाहर हो गया। अब हम क्या बना देंगे, एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। मतलब H बाहर करते जाइए, Cl एक ऐड करते जाइए, फिर रिएक्शन हुई इसकी, तो क्या बनेगा, एक और H हट जाएगा, CHCl3। फिर क्लोरीनेशन हुई इसकी रिएक्शन में, तो क्या होगा, इस बार ये पूरा हट गया, CCl4। तो इसमें ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो चलता ही रहेगी रिएक्शन, वो रुकने वाली नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो CH4 एग्जाम्पल दिया एक मीथेन का, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने रिएक्शन करवाई, तो क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। वही जो अभी हम कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, ठीक है। यहाँ से एक H बाहर हो जाएगा, वो एक Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये CH3Cl हो गया, ठीक है।
और मेन ये होता है, अगर हम एक्सेस में क्लोरीन लेंगे तो हमारा मेन यही बनने वाला है CCl4 जो हमने यहाँ बनाया है, अगर क्लोरीन एक्सेस में है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, आयोडीनेशन हमारे, मैंने बताया था इसका एक अलग केस है अभी थोड़ी देर पहले, इसमें हम HiO3 और HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। देखो इसकी रिएक्शन कराई CH3I प्लस HI। ठीक है, अब यहाँ पर जो HI आएगा उसकी रिएक्शन हम HiO3 से कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवानी होगी ना, तो इसकी रिएक्शन हम करा देंगे और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, चाहे HNO3 हो, चाहे HiO3 हो, Hg हो। ठीक है, हम HiO3 से ही कराते हैं जिससे कि आयोडीन इजीली बन जाए। ये एक आयोडीन और ये एक आयोडीन, I2 बन गया। ठीक है, और यहाँ पर एक H2O बाहर निकलने वाला है, हमारे को तो बस सिर्फ आयोडीन बनाना था, H2O बाहर निकाल दिया। कितने ऑक्सीजन थे? 3, तो 3H2O। ठीक है, 3H2O, और ये 3 हो गए, तो अब हमें इसे भी बैलेंस करना होगा। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेंगे, 3H2O लिखेंगे, तो हाइड्रोजन कितने होगा? 6, यहाँ 1 तो यहाँ 5HI, और आयोडीन 5 होगा, यहाँ 1 या 6 तो यहाँ 3 लगा देंगे। ये बैलेंस करने का तरीका था। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। कई बार एक्चुअली ऑप्शंस में ऐसे ही गलती दी होती है कि रिएक्शन आपको पता है कि मेन प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट में आपको इस टाइप से दिया जाता है कि रिएक्शन बैलेंस ठीक से नहीं हुई है और आप उस गलत को आंसर लगा देते हैं, तो रिएक्शन बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो ये आपको याद रखने वाली ही रिएक्शन है बेसिकली आयोडीनेशन की, कि इसमें हम पहले इसको रिएक्ट करा लेते हैं। ठीक है, HI बनाते हैं। अब HI जब हमारा बन गया उसकी हम रिएक्शन करा देते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी HiO3 HNO3 से। ठीक है, उसके बाद हम आयोडीन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स, ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H एटम्स। ठीक है, सिंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन हेलोजिनेशन इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय अ हेलोजन एटम बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स फॉलोज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या होता था? 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। तो वही सेम इसमें भी है हेलोजिनेशन में। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कार्बोकटायन वाले से कि क्यों उसका ज्यादा होगा, वो स्टेबल ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी भी स्टेबिलिटी इसी टाइप से चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन में हम HNO3 से रिएक्ट करा देंगे और एल्किल नाइट्रेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एल्केन है, इसको हमने इस टाइप से लिखा कि हम रिएक्शन को इजी बना सके। ठीक है, HNO3 को लिख सकते हैं ना HONO2, HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन के लिए इस HO को हमने H से जोड़ दिया, H2O बाहर कर दिया। हाई टेम्परेचर तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। ऐसे याद रखो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होता है? अगर हम गैस पे पानी का टेम्परेचर हाई कर देते हैं या किसी गर्म चीज़ को, किसी मतलब ठोस चीज़ को भी रखते हैं, तो वो क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ऐसे ही आप समझो तो हाई टेम्परेचर पे पानी बाहर निकल रहा है तो H2O बाहर। ये याद रखने का तरीका होता है, हाई टेम्परेचर मतलब H2O बाहर। ये बहुत सारों में चलता भी है। ठीक है, R किससे रिएक्ट करेगा? ये जो बचा हुआ है NO2 से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा? RNO2। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? जैसे मान लो C2H5NO2, ठीक है, इथाइल नाइट्रेट, ठीक है, CH3NO2, इस टाइप से बन जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप समझ सकते हो कितना हाई टेम्परेचर लिया है रिएक्शन को कराने के लिए। अब यहाँ 2 प्रोडक्ट बने, आप देख रहे हो मिथाइल नाइट्रेट भी बना है। ठीक है, मिथाइल नाइट्रेट भी बन गया, मतलब नाइट्रो, इसको नाइट्रोमीथेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोइथेन। तो ये दोनों बने हैं, तो इसमें मेन कौन सा होगा और कौन सा हमारा माइनर होगा? ठीक है, मेन कौन सा है, माइनर कौन सा होगा? मेजर माइनर भी बोलते हैं। तो उसी के लिए यहाँ बताया गया है, ठीक है, कि 1 नाइट्रोप्रोपेन, जो हमारा 1 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, ये 3 वाली चेन है। ठीक है, ये 2 वाली थी, ये 3 वाली चेन है। तो इसके प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से आएंगे, देखो CH3, ठीक है, ये जैसे इसका था वैसे इसका हो जाएगा CH2, CH2NO2। ये 1 पोजीशन पे है तो ये 1 नाइट्रोप्रोपेन है। और अगर मैं इसको सेकंड पोजीशन पे लगा दूं, ठीक है, ठीक है, 2 नाइट्रोप्रोपेन हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, नाइट्रोइथेन क्या होता है, यही होता है नाइट्रोइथेन। नाइट्रोमीथेन क्या होता है, यही होता है नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा बन रहा है एक्सिस में, 1 नाइट्रोप्रोपेन। सबसे ज्यादा कौन सा बन रहा है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये वाला। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा नाइट्रोमीथेन। ठीक है, जैसे यहाँ नाइट्रोइथेन बना था, नाइट्रोमीथेन बना था, तो वहाँ पर अगर 3 या 4 प्रोडक्ट बनने हैं तो उसमें मेन होगा हमारा नाइट्रोप्रोपेन और नाइट्रोमीथेन। तो ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं कुछ। सल्फोनेशन पढ़ते हैं आगे। तो सल्फोनेशन में हमारा क्या आने वाला है, सल्फोनेशन से आप क्या समझते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम से पता लग रहा है सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्केन से। एल्केन से उसकी रिएक्शन कराएंगे तो SO3H जो है हमारा एल्केन के साथ, एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। यही इसमें करना है, सिंपल। एल्किल ग्रुप के साथ SO3H आ जाएगा, और ये जो इसका एक H पार्ट है, OH पार्ट है, वो हम H के साथ रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो ऐसे, जैसे मान लो CH3H, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, H2SO4 रिएक्ट कराया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH माइनस HSO3, और ये इससे रिएक्ट कर गया। अगर ये इससे रिएक्ट कर गया तो ये H2 बाहर, H2 बाहर। ठीक है, और ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा CH3SO4, CH3SO4 ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, H2 बाहर निकालना था हमको, सिर्फ क्या करना था, सिर्फ हमको H2SO4 बाहर निकालना था, वही हमने कर दिया। ठीक है ना, एक सेकंड, CH3SO3H है यहाँ, SO3H जोड़ना है ना। ठीक है, तो बेसिकली हमको सिर्फ इतना करना होता है। इसको याद करने का तरीका भी यही है कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो आपको सल्फोनिक एसिड बनाना है, और ये सल्फोनिक एसिड हमने बना दिया, एल्किल सल्फोनिक एसिड, एल्किन सल्फोनिक एसिड बना दिया ना, यही हमको करना है। अब ये पढ़िए थोड़ा सा फ्यूमिंग के बारे में। फ्यूमिंग H2SO4 इज इक्वल्स टू मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड इट इज इक्वल टू ओलियम H2S2O7। इसको हम ओलियम बोलते हैं, H2S2O7 को। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी पढ़ने वाली है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा बोरिंग चैप्टर भी है, लेकिन आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें मार्क्स लाने बहुत ईजी है। अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया है और अच्छे से आपने रिएक्शन प्रैक्टिस कर लिया है और आपको रिएक्शन करना आ गया है तो इसमें मार्क्स लाना बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट इज एल्केन्स कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन एटम एंड लोअर ब्रांच एल्केन्स नॉट लोअर अनब्रांच्ड कैन बी सल्फोनेटेड। मतलब एक लेवल तक, बहुत लोअर अनब्रांच सल्फोनेटेड नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे इसके बारे में हम देखते हैं। अब ये हमने 3 डिग्री वाला ले लिया ना, 1 2 3 डिग्री वाला हमने ले लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई, यहाँ पर क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड यहाँ बन गया। ठीक है, तो इससे हमने क्या पता लगाया, यहाँ पर भी सेम चल रहा है, टर्शरी वाले में इजीली हो रहा है। क्यों, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन अच्छी होती है, टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इसी में हाई होगी। ठीक है, ये आपने देख लिया ना, एंड ये वाला पॉइंट आप पढ़ लेना, एल्केन्स कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन एटम एंड लोअर ब्रांच एल्केन नॉट लोअर अनब्रांच कैन बी सल्फोनेटेड। मतलब बहुत ज़्यादा 6 या 6 से ज़्यादा वाली, जैसे हेप्ट वाली अगर आप रिंग ले रहे हो, ठीक है, उसमें अगर लोअर ब्रांच एल्केन है तो उसका सल्फोनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं इससे पहले ही हमने खत्म किया। उसमें क्या होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता था, लेकिन अरेंजमेंट अलग हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा, AlCl3 प्लस HCl एट 300 डिग्री सेल्सियस। बस ये याद रखना है। ठीक है, बस ये यहाँ है, ये याद रखना है। ठीक है, कि क्या हमें कैटलिस्ट लेना है, किसकी प्रेजेंस में होना है, ये जरूर याद रखें। अब यहाँ हमने ये ऑक्टेन मुझे दिख रही है, ठीक है, 8 कार्बन चेन है तो ऑक्टेन हो गई। इसको मैंने आइसो ऑक्टेन में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप, ये मैंने आइसो ऑक्टेन में चेंज कर दिया ना। आइसो ऑक्टेन में चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या कर दिया मैंने, इसको आइसोमर बना दिया। इसका आइसोमर बना दिया मतलब इसका क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। सिंपल,
जिसका आइसोमर बना दिया मैंने रिएक्ट करके, वो आइसोमराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, और ये कौन सी आइसोमेरिज्म है ये आप बताइए, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है। तो आप सभी जानते हैं कि जहां पर आपकी चेन से रिलेटेड अरेंजमेंट चेंज होती है उसको हम चेन आइसोमर कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये वही है, चेन आइसोमर से है आपस में। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसमें कॉन्जुगेशन हो और लास्ट हकल्स रूल फॉलो करे, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। यानी कि कितने हो सकते हैं? 0 रखोगे तो 2, 1 रखोगे तो 6, 2 रखोगे तो 10, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है मतलब क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर अगर हम V2O5, Cr2O3, Al2O3 की या किसी की भी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हम इस चेन को, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। ये क्या होता है हमारा? एनहेक्सेन, C6H14 होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा C6H14। इसको हम डायरेक्ट क्या बना देंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बना देंगे, बेंजीन। ये होता है C6H6। कितने हाइड्रोजन बचे? 8, उसको लिख दिया 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरोमेटाइजेशन कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में चेंज कर रहे हैं। सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड में हम हेप्टेन को चेंज करेंगे। अब हेप्टेन को चेंज करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। आपको ये बेंजीन वाला याद रख लेना है कि 6 पे बेंजीन बन रहा है। अब 7 पे क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, टॉल्यूइन। ठीक है, ये देखो बन गया टॉल्यूइन CH3। अगर मैं 8 ले लेता, ऑक्टेन ले लेता, तो क्या होता? ऑक्टेन ले लेता तो यहाँ पर एक CH3 आ जाता, ऑर्थो पे आ जाता, मेटा पे आ जाता, पैरा पे आ जाता। ठीक है, अगर और 2 ले लेता तो और यहाँ आ जाता 9 लेने पे। तो इस टाइप से ये चलता रहता। ठीक है, इसमें इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस एरोमेटाइजेशन कैसे हो रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखा अभी मैंने कहा क्वेश्चंस करने वाले, क्वेश्चंस अपने आप आ गए। द कंपाउंड फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन को आप पहले तो अंडरलाइन करना सीखो सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन को आपको हम अंडरलाइन करना है, आंसर को नहीं। आंसर अपने आप आ जाएगा अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसको सॉल्व करेंगे। बस आपको सोचना नहीं आंसर निकालना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन लिख लो सबसे पहले तो। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन किससे करानी है? ड्राई ईथर से। ये NaBr वाली रिएक्शन है। ठीक है, ड्राई ईथर से NaBr वाली। क्या होता था यहाँ पर? NaBr अलग हो जाता है। NaBr अलग हो जाता है तो क्या बनाता है? एक रिंग बढ़ा के एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एक रिंग बढ़ा के एल्केन बना लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी भी थी ये वाली रिएक्शन। ठीक है ना, NaBr अलग हो जाता है और वो एक अपना खुद का बना लेता है बढ़ा के एक, तो क्या बनाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन दिखाएगा? मीथेन विद ब्रोमीन अंडर यूवी लाइट, मतलब ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की बात कर रहे हैं, तो हाँ ये दिखा सकता है। लेकिन अभी हमें एक और चेक करना है। अभी हम एकदम से आंसर लगा देंगे तो गलत भी हो सकता है, सारे हमें ऑप्शंस पढ़ने होंगे ना। तो इथाइलिन विद हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, नहीं ये तो नहीं होगा ना। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ये तो गलत हो गया, उसमें हम सनलाइट थोड़ी ना लेते थे। निकल पैलेडियम वाला पूछ रहे हैं। मीथेन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, नहीं इसमें भी नहीं लेते।
इथाइलिन विद हाइड्रोजन क्लोराइड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी ये बात नहीं बनती, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ये। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। तो एल्कीन बनानी है एल्केन से, एल्कीन बनानी है एल्केन से, तो क्या करना होगा, एल्केन से हमें एल्कीन बनानी, तो क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे और उसका हाइड्रोजिनेशन कर देंगे, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको मैं अभी बता देता हूँ। डिहाइड्रोजिनेशन इसमें कुछ इस टाइप से होता है आपका CH, ठीक है, यहाँ पर हमारा लगा हुआ जैसे मान लो Br लगा है, ठीक है, ठीक है, CH3, उसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी होती है, हमें उसकी रिएक्शन करवानी होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे बेस रखेंगे कोई सा भी, और जब उसका डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन की रिएक्शन के लिए ये वाला होगा। अब नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कम हो, नंबर ऑफ कार्बन चेन कम हो। तो सबसे बड़ी तो हेक्सेन है, तो इसका तो सबसे ज्यादा होगा, हेक्सेन का सबसे ज्यादा होगा, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट आता है 3 मिथाइल पेंटेन, इसमें सिर्फ एक ब्रांचिंग है, मान लो मैं इसको सिंपल लिखता हूँ, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल है मान लो, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अब ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है और 4 नंबर ऑफ कार्बन चेन है, ठीक है। अगला है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये सबसे छोटी चेन है और इसमें 2 ब्रांचिंग भी है, तो सबसे ज्यादा लोएस्ट इसी का होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन भी कम है और दूसरा इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि ब्रांचिंग भी है। तो ये एक इजी टेक्निक हो गई आपकी जानने की। नेक्स्ट की तरफ आते हैं एल्कीन। अब एल्कीन्स हमने पढ़ लिया, अब एल्कीन्स की बारी है। एल्कीन्स हमारी कौन सी होती है, CnH2n, ठीक है, CnH2n जिसमें होता है और जिसमें डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C जुड़ होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं इनकी। फर्स्ट E1 मैकेनिज्म, इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें से एक को हटा दिया जाए, एक को धक्के मार के निकाल देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया, यहाँ ले आए, इसको कहा कि भाई तू निकल यहाँ से, ठीक है, तो ये निकल गया बेचारा X निगेटिव अपना लेके, ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा कि ये निकल गया जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोकटाइन, इसी प्लस चार्ज को कार्बोकटाइन कहते हैं, ठीक है। और कार्बोकटाइन हमेशा 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और एक आता है हमारा एलाइल ग्रुप जिसमें रेजोनेंस होता है, वो और भी ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप पढ़ो, कार्बोकटाइन फॉर्म्ड अबव loses a proton to the base and forms the alkene. First step of E1 mechanism is the rate determining step, RDS, यानी rate determining step होगा हमारा कौन सा, पहला वाला कौन सा था, ये वाला स्टेप, जहां पर ये लीव कर गया और कार्बोकटाइन बन गया, ठीक है। और सेकंड स्टेप में भी ये कहा गया है कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सिंस इन RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली सबस्ट्रेट अंडरगोस कोवैलेंसी चेंज, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। और रेट होगा K इक्वल सबस्ट्रेट, ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, रेट इक्वल्स K इंटू सबस्ट्रेट। नेक्स्ट इज रेट फॉर देयर रूल फॉर देयर न्यूमेरिकल्चर, ठीक है। सिंस इन RDS कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट टू द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट फॉलोज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन। ये अभी मैंने बताया था, टर्शरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। एलाइलिक क्या होता है, ये आपका रेजोनेंस वाला ग्रुप होता है इस टाइप से, ये मैं बता देता हूँ। और यहाँ कुछ जुड़ा होता है, जैसे मान लो कोई हैलाइड जुड़ा है, ठीक है, तो ये जल्दी लीव कर जाता है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आता है, यहाँ पर कार्बोकटाइन जो होता है रेजोनेंस की वजह से वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। Next, loss of leaving group is the part of rate determining step. Therefore, the order of reactivity of alkyl halide in elimination reaction is Ri, Rbr, Rcl, Rf. ठीक है, ये क्या दे दिया हमें, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, यानी F, Cl, Br, I, उसकी रिएक्टिविटी जुड़ के कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो यानी कि वो क्या बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्किल हैलाइड बन रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेशन होने के बाद। तो यानी इसमें से एलिमिनेशन जो होगा वो इजी होगा ना,
ये लॉस होती जा रही है, मान लो इसकी स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी, तो ये जल्दी जाएगा ना लिविंग ग्रुप। कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा हो गया, लिविंग ग्रुप ये अच्छा होगा कि ये हट जाएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये याद रखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में, यानी ये जल्दी हट जाएगा, ठीक है। अबव ऑर्डर इज पैरेलल टू ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लिविंग ग्रुप ये अच्छा हो गया क्योंकि ये जल्दी हट रहा है, ठीक है। आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, तो जल्दी से जो हट जाएगा उसको वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट इट इज, अब आता है हम E2 मैकेनिज्म में। E1 में हमने क्या किया, कार्बोकटाइन फॉर्म किया, ठीक है। E1 में हमने क्या किया, जो हमारा एक लिविंग ग्रुप था उसको भेज देते हैं, उसको धक्के मार के निकाल देते हैं और कार्बोकटाइन बना देते हैं। E2 में क्या होता है, ये होती है हमारी बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, वहां 2 स्टेप लग रहे थे, यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक ही स्टेप में कर देंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस, इट फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि क्या हो जाएगा, रेट इक्वल सबस्ट्रेट इनटू बेस, ठीक है। E2 मैकेनिज्म शोज द हैलोजन इफेक्ट एज लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्किल हैलाइड। इसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका वही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। इसमें वो भी चेंज नहीं होने वाला है। तो E1 अगर आप समझ लो तो E2 समझ लोगे। इसके आप जब तक क्वेश्चन या रिएक्शन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो समझ में ठीक से नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एक ले लेते हैं हम एग्जाम्पल भी अल्फा एलिमिनेशन के लिए, CHCl3, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करके इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, CCl3। अब ये CCl3 में फिर से एलिमिनेशन करेंगे, क्लोरीन निगेटिव, यानी Cl निगेटिव फिर से बाहर जाएगा, Cl निगेटिव फिर से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, CCl2, यानी कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना ही है ना। ये बना लिया हमने डाइक्लोरोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, ये हमने पढ़ा था कि एल्कीन से हमने एल्केन बनाई थी हाइड्रोजिनेशन करके, अब एल्काइन से हम एल्कीन बनाने वाले हैं। सिंपल क्या करना है, वही निकल पैलेडियम की रिस्पेक्ट में कराएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बस बन गया। और ये आपका सिस ट्रांस जैसा भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल थी हाइड्रोजिनेशन वाली। बर्च रिडक्शन, अब बर्च रिडक्शन क्या होता है, बर्च रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन क्या होती है, सिंस और ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ी थी। ट्रांस में ऐसे वाले सेम होने चाहिए, ऐसे वाले, सिस में ऐसे वाले सेम होते हैं, यानी ये वाले सेम होते थे सिस में, और अगर ये वाले सेम नहीं है तो वो ट्रांस है, अगर ये वाले सेम है, ठीक है। और इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हमारा 0 हो जाता है सिस ट्रांस में, लेकिन स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर इसको हमने रिएक्ट कर दिया NaLi से, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड छूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड था, 1 बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड रह गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, सिंपल याद रखने के लिए। तो वो अब सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, वो ट्रांसफॉर्म में जुड़ेंगे। ये हमारा ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए यूज होता है। एक और इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए CH3CH2, यहाँ पर भी CH3CH2 है, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पर ट्रांस हेक्स 3 बन गया। दिस प्रोडक्शन ऑफ रिडक्शन इज नॉट एलिजिबल व्हेन टर्मिनल एल्काइंस आर टेकन RC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप पूछेंगे ये क्यों, क्योंकि ये सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है ना, वो सेम होता तभी तो होगा। यहाँ पर भी हमने सेम लिया ना, यहाँ पर सेम लिया ना, अगर वो सेम नहीं होगा तो फिर वो अलग शो करेगा, वो बर्च रिडक्शन शो नहीं करेगा। ये कुछ पॉइंट्स याद रखने के होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, फ्रॉम मोनो एल्किल हैलाइड्स, ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और एल्काइल हैलाइड्स में मोनो एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो मोनो हैलाइड्स हमारे कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है, जिसमें एक ही हैलाइड ग्रुप हो, ठीक है। अब इससे हमने इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH, अब इसमें हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, X को हटा देंगे, इसको लीव करा देंगे, और वो इस यहाँ पर H से आके जुड़ जाएगा, वो यहाँ पर H से आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, प्लस चार्ज, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा,
डबल बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। एक और चीज देखिए, KOH प्लस C2H5OH, यहाँ पर एसीटेट टाइप का कुछ बना दिया इन्होंने वाटर को बाहर निकाल के। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली रिएक्शन समझनी है। एल्किल हैलाइड से हमने कराई अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, तो हमने सिर्फ सीधे सीधे क्या किया, इसको लीव करा दिया इसके थ्रू, ठीक है, इसको लीव करा दिया। अल्कोहलिक KOH होता तो H पॉजिटिव यहाँ पर होगा, ये इसको खींच लेगा, H पॉजिटिव अपने पास, X निगेटिव, ये मिलकर HX बना के बाहर, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है। अगर हम NaOH अल्कोहलिक NaOH लेते KOH की जगह, हम ये वाला बेस ना लेके ये वाला बेस लेते हैं, तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन है तो ये हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एल्कीन ही बनेगा। लेकिन वो एल्कीन कैसी बनेगी, वो ट्रांसफॉर्म में बनेगी, वो सिस फॉर्म में नहीं बनेगी, वो ट्रांसफॉर्म में बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर H नहीं है, CH3 है। H होता तो फिर यहाँ दोनों सेम आ जाते, ऐसे बनते ना, C+CH HRH, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे उसमें, ये 2 और ये 1, तो यहाँ पर फिर ये सिस ट्रांस नहीं शो करता, ठीक है। यहाँ सिस ट्रांस नहीं शो करता, सिस ट्रांस शो करने के लिए सेम नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए अब की बार हमने क्या लिया, अब की बार हमने CH3 इस तरफ और एक CH3 इस तरफ लिया, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन से अटैच हो, एक CH3 यानी मिथाइल ग्रुप से अटैच हो। तो अब ये ट्रांसफॉर्म शो कर सकता है। और ट्रांस एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। एल्कीन्स कैन बी, अब अल्कोहल से हम पढ़ेंगे, ठीक है, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो बीटा अल्फा एलिमिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल हमारा है अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। अब हमें इसे तो बाहर निकालना पड़ेगा ना एल्कीन बनाने के लिए, ये बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ एल्कीन बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये लीव कर गया। अब डिहाइड्रेशन विद Al2O3, इससे क्या फर्क पड़ेगा, Al2O3 लेंगे अगर 620 केल्विन पे, तो बनना तो हमारा इथीन ही है, बनना तो इथीन है, ये फिक्स्ड है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता कि ये बनेगा, ठीक है। तो इथीन बना दिया, H2O बाहर, खत्म, इथीन बना के H2O बाहर। डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड, सेम 95% H2SO4 यानी हाईली कंसंट्रेटेड लिया है, ठीक है। 440 केल्विन टेम्परेचर लिया है हमने। इथेनॉल को इथीन में चेंज करना है, ठीक है। ये लीव कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ इथीन बन जाएगा। सेम सब में एक ही चीज होनी है, ठीक है, सेम सब में चीज क्या होनी है, एक ही होनी है। हमें क्या बनाना है, इथीन, क्योंकि हम प्रिपरेशन उसी की पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए कि सिंस द कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, यहाँ पे स्टेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। टर्शरी की ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होगी, फिर प्राइमरी की होगी। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमने पढ़ा था पहले भी कि टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है, अभी थोड़ी देर पहले एल्कीन्स के लिए भी। सिंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज रिवर्सेबल, ठीक है, रिवर्सेबल, दोबारा हो सकता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू रिमूव द H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। Therefore, in experimented condition, concentrated H2SO4 is added in a regular interval. ठीक है। Rearrangement of carbocation can take place. Rearrangement, कार्बोकटाइन की rearrangement इसमें पॉसिबल है, वो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कार्बोकटाइन की, कि ये वहां कार्बोकटाइन बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। OH is not a good living group in alcohol, so turn it into a good living group. It is converged into H2O by प्रोटोनेशन। मतलब OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसको प्रोटोन दे देते हैं, प्रोटोनेशन करके हम उसको वाटर में चेंज कर देते हैं। OH में अगर हम प्रोटोन देंगे, H देंगे, तो H और OH मिलके बना लेंगे H2O। वही सिंपल चीज इन्होंने बताई है। अब लास्ट इसकी मेकिंग आती है फ्रॉम ईस्टर्स, ठीक है। ईस्टर्स हमारे कौन से ग्रुप होते हैं, बेसिकली हमने पढ़े थे, तो RCOOR वाला ग्रुप होता था। तो यहाँ पर ये देखो, ये R है, COOR, ये वाला ग्रुप इससे अटैच है, C2H5 वाला, ठीक है, समझ आ रहा है। CH2 CH3 C2H5 ग्रुप, एथाइल ग्रुप इससे अटैच्ड है, ठीक है। तो इसमें से चेंज कौन सा होगा, ये वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लेके, ठीक है, ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है यहाँ पर, ठीक है, एसिटिक एसिड। और यहाँ पर जो ये वाला बचा था C2H4, ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल इथीन, यहाँ सिंपल इथीन बन जाएगा। और इसको बोलते हैं हम पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर।
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लीजिए, ये सारी रिएक्शंस आपको सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम ज़रूर इसका हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और कल हम बहुत सारी रिएक्शंस और भी ज़्यादा करने वाले हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर आपके लिए होगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, याद करने का बहुत ज़्यादा पार्ट है। बट क्योंकि अब हमें साथ चलना है, अब हमें रिविज़न करना है, तो अब हमें ये सारी चीज़ें भूलनी होगी कि कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा ईजी है। ये सारी चीज़ों को छोड़ के हमें काम करना होगा। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।